हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सोल्यूशन चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। इससे पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है और सोल्यूट पार्टिकल्स पे कैसे डिपेंड करती हैं। तो जैसे हम 4 कंटेनर ले लेते हैं और हर कंटेनर में हमने 1 मोलर सोल्यूट लिया हुआ है। यहां पे हम 1 मोलर ग्लूकोज लेते हैं, यहाँ पे हम NaCl ले लेते हैं, यहाँ पे हम K2SO4 लेते हैं और यहाँ पे K3FeCN6 जो कि एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हम उसको लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो ग्लूकोज डिसोसिएशन के में नहीं होता है, तो ग्लूकोज में 100 मॉलिक्यूल ही रहेंगे, यानी डिसोसिएशन नहीं होगा ग्लूकोज का। यहाँ पे NaCl डिसोशिएट हो जाता है, यानी Na+ और Cl-। अगर हम 100 मॉलिक्यूल लेते हैं तो यहाँ पे 200 मॉलिक्यूल्स हमारे हो जाते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि K+ के 2 आयन होंगे, SO4 होगा, तो यहाँ पे 300 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे अगर हम 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं K2SO4 के। और यहाँ पे अगर हम इसके 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो K3 निकलता है और FeCN6 माइनस, तो यहाँ पे टोटल हमारे 400 पार्टिकल्स हो जाते हैं। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स को इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स भी आएंगे इस सोल्यूशन में। अब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कम हैं, तो जिसमें नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कम होंगे वहां पे बॉन्डिंग कम होगी, बॉन्डिंग कम होगी तो वहां का वेपर प्रेशर डिक्रीज कम होगा। ये हमको पता है कि जब हम किसी सॉल्यूशन में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा ऐड होंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है तो वेपर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा कम हो जाएगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्वांटिटी हमने सेम ली, मोलैरिटी सेम है सोल्यूशन की, लेकिन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ने से डिक्रीमेंट वेपर प्रेशर में ज्यादा हो गया। अब वेपर प्रेशर क्योंकि कम हो गया है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा या फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इस तरीके के कई सारे टर्म होंगे जिनको हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा 4 तरीके की होती हैं जिनको हम अभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो आपकी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, तो आपकी जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो अगर हम किसी सल्यूट में या प्योर सॉल्वेंट है हमारे पास, यानी वाटर है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है, अगर हम इसमें कोई सल्यूट ऐड कर दें जो कि नॉन वोलाटाइल है, तो जब हम वाटर में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? मान लेते हैं हर लिक्विड का कोई ना कोई वेपर प्रेशर होता है, लेकिन उस लिक्विड में जब हम कोई सॉल्यूट का पार्टिकल्स मिला देते हैं तो वो सॉल्यूट का पार्टिकल उस लिक्विड के साथ बॉन्डिंग बना लेता है, जिसकी वजह से उस जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल्स थोड़े हैवी हो जाते हैं और हैवी हो जाने से उसके वेपर प्रेशर थोड़े डाउन हो जाते हैं। जैसे हम ये बोले, अगर वाटर का वेपोराइजेशन कुछ होता है, लेकिन अगर वाटर में हम चीनी के पार्टिकल से ग्लूकोज घोल दें जिससे वाटर थोड़ा सा थिक हो जाएगा, उसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा, जिससे उससे वेपोराइजेशन उसका थोड़ा कम हो जाएगा। यानी वेपर प्रेशर हमारे कम हो जाते हैं जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करते हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे राउल्ट्स ने 1806 में एक लॉ दिया था जिसको हम राउल्ट्स लॉ कहते हैं। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ क्या चीज होती है।
राउट्स लॉ पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मानते हैं किसी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P नॉट है और अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जाए, एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, the vapor pressure of solution become PS। तो इसका वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का होगा क्योंकि कम हो जाएगा, तो कितना चेंज हुआ यानी लोअरिंग कितनी हुई यानी कमी कितनी हुई, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू होगा P0 माइनस PS। तो ये जो हुआ वो चेंज हुआ वेपर प्रेशर में। लेकिन अगर किसके रेस्पेक्ट में हुआ तो हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, टर्म होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम लिखते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0, यानी P0 के रिस्पेक्ट में यानी प्योर जितना था उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो कम हुआ वो ये हुआ। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस टर्म को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब पढ़ते हैं कि राउट्स लॉ क्या चीज है। राउट्स ने कुछ ऐसे लॉ दिए थे कि यानी जब दो सॉल्यूशन होंगे या दो कंपोनेंट होंगे, वोलाटाइल भी हो सकते हैं या एक वोलाटाइल दूसरा नॉन वोलाटाइल हो, तो इस तरीके के कंपोनेंट को लेने के लिए राउट्स ने एक लॉ दिया, जिस लॉ को अभी हम पढ़ने वाले हैं। मान लेते हैं पहले तो लिख लेते हैं कि राउट लॉ का स्टेटमेंट क्या था। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ ये कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, the partial pressure of any component in the solution, component volatile होंगे, the partial pressure of any component in the solution is equal to the product of vapor pressure of component at pure state to its mole fraction। यानी अब अगर हम मानते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट A है दूसरा कंपोनेंट B है। इस कंपोनेंट में हमारे पास वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में PA नॉट है, इस कंपोनेंट के लिए वेपर प्रेशर PB नॉट है। दोनों को मिलाया जाए एक कंटेनर में तो इसका वेपर प्रेशर PA है और दूसरे का वेपर प्रेशर PB है। इसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर PA को, और ये A का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, ये B का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में। दोनों को मिला देते हैं तब इसको वेपर प्रेशर ना बोल के हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो राउट्स लॉ ये कहता है कि किसी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में जो है और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर हम B के लिए निकालें तो B के लिए भी यही कंडीशन आएगी। लेकिन हमने डाल्टन का लॉ पढ़ रखा है, तो बाय डाल्टन्स लॉ जो टोटल प्रेशर होता है मिक्सचर का या सॉल्यूशन का वो उनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। अगर दो कंपोनेंट हैं तो दो कंपोनेंट हम लेंगे। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है, PA नॉट चाहे A प्लस PB नॉट चाहे B। तो ये जो लॉ है ये राउट्स लॉ की फर्स्ट कंडीशन है। अब अगर हम इसी में एक कंपोनेंट को हम नॉन वोलाटाइल मान लें, तो नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट होगा तो इसका जो पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर होगा वो जीरो होगा। जीरो होगा तो जो PS होगा वो PA नॉट और चाई A के बराबर आएगा। अगर ये सॉल्वेंट ये सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का अगर सॉल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल है, सॉल्यूट अगर हमारा नॉन वोलाटाइल है तो हमारा सॉल्वेंट वोलाटाइल है, तो ये मोल फ्रैक्शन किसके लिए होंगे, सॉल्वेंट के लिए होंगे। तो PS इक्वल टू PA नॉट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इस तरीके से निकाला जाता है जहां कैपिटल A नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है और स्मॉल n
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है। इसी कंडीशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम लिखेंगे, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम लिखेंगे PS इक्वल टू PA नॉट कैपिटल N अपॉन N प्लस N। अब यहाँ पे एक ही कंपोनेंट है तो A और B को ना लिखकर हम इस तरह लिख सकते हैं, कैपिटल N है ये, तो PS अपॉन P नॉट इक्वल टू N अपॉन N प्लस N। इसको रेसिप्रोकल अगर करें तो P नॉट अपॉन PS इक्वल टू N प्लस N अपॉन में N। इसको लिखेंगे P नॉट अपॉन PS इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे -1 कर दें और N प्लस N अपॉन N यहाँ पर भी हम -1 ले लें तो हम लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू N अपॉन N, कैपिटल N। और यहाँ पे अगर हम लिखेंगे अब कि P नॉट माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू W अपॉन M, जो कि मोल है, मोल को वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। इस तरीके से हम इसमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। अगर हम इसी फॉर्मूले में तो ये डेरिवेशन हमारा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन अगर हम यही फॉर्मूला को जिस तरीके से लिखना चाहें, PS अपॉन P नॉट इक्वल टू कैपिटल N अपॉन N प्लस N, दोनों में -1 ले लेते हैं, PS माइनस P नॉट अपॉन P नॉट इक्वल टू, यहाँ पे अगर एलसीएम हम लेंगे -1 लेके तो आएगा माइनस का N अपॉन N प्लस N। इस -1 को एडजस्ट करने के लिए हम इसको इस तरह लिखेंगे, तो ये स्टेटमेंट ये कहता है कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो कि राउल्ट लॉ का ही एक स्टेटमेंट है, जो कि कुछ किताबों में इस तरह से भी लिखा रहता है। एक बार हम फिर से बता रहे हैं, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, लेकिन एक्यूरेट कंडीशन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये वाला यूज करते हैं। तो अगला कंसंट्रेशन टर्म हम लोग, या अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अब हम लोग पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले हम लोग ये बता दें कि बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज होती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर क्या पढ़ाने लगे, बॉइलिंग पॉइंट तो क्लास 6 की चीज है, हमको पहले से पता था कि जब कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तब उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट या किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। जैसे अगर हम इसको ग्राफ से समझें तो जैसे ये ग्राफ है और ये इसका वेपर प्रेशर, तो ये इसका टेम्परेचर, यानी द टेम्परेचर at which vapor pressure of any liquid equal to the atmospheric pressure, जो कि 1 atm होता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को जैसे हम यहाँ पे, ये हमारा P नॉट है, P नॉट हमारे पास ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है, तो यहाँ पे मान लीजिए आप बॉइलिंग पॉइंट इस सोल्यूशन का ये आ रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट है नॉट। और अगर हम इस सॉल्यूशन में कोई नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डिसॉल्व करने के बाद हमको पता है कि इसका वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है, तो मान लेते हैं इसका वेपर प्रेशर डाउन होके कहाँ पे आ गया, बी पे आ गया। अब इसका हम निकालेंगे जब, तो ये वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इस बराबर जाएगा तब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एक बार फिर समझिए कि ये कोई प्योर सॉल्वेंट है, ये A जो है वो प्योर स्टेट है। प्योर स्टेट पे जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या वेपर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर हमारा यहाँ पे है,
तो वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ये मान लेते हैं 1 atm प्रेशर है। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी यहाँ से ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये पॉइंट इसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अब अगर इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डाउन हो गया, क्योंकि हमने पढ़ रखा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में कि जब किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है। वेपर प्रेशर डाउन होने की वजह से एक बार हम फिर से वही ग्राफ ले गए तो इसका टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ये जो चेंज हुआ इसी चेंज को बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड कैसे करते हैं, ज्यादा वाली चीज में से कम वाली चीज माइनस कर देते हैं, तो सॉल्यूशन में से हम माइनस कर देंगे T नॉट को। तो इस तरीके से हम निकालते हैं चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए ये जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज है ये प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। अब मोलैलिटी की कैसे प्रोपोर्शनल है, किसी प्योर सॉल्वेंट में जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा उसकी मोलैलिटी होगी, और जितनी ज्यादा मोलैलिटी होगी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते हैं तब यहाँ पे एक कांस्टेंट मानते हैं जिसको हम बोलते हैं Kb, और Kb को बोला जाता है, मोलैलिटी को हमसे दिखाते हैं, और Kb को बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। Kb को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको हम बोलते हैं टेबलियोस्कोपिक कांस्टेंट। टेबलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। अब कुछ किताबों में मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन इस तरीके से लिखी जाती है कि अगर हम मोलैलिटी को 1 कर दें तो जो एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में वही मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के बराबर आएगा अगर हम मोलैलिटी को क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। So the molar elevation constant of any solution is equal to the elevation in boiling point when the molality of the solution is 1। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन हम इस तरीके से लिखते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, तो Kb को हम लिख सकते हैं डेल्टा Tb अपॉन m। चेंज टेम्परेचर है तो इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में फाइंड कर सकते हैं, और मोलैलिटी को लिखते हैं मोलल, तो यानी इसकी यूनिट हो गई डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल या फिर केल्विन पर मोलल। अब मोलैलिटी को कैसे लिखते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, मोलैलिटी को लिखेंगे मोल पर केजी, तो हम इसकी यूनिट लिखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड केजी पर मोल भी लिखते हैं। तो ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है। Now the next colligative property is known as depression and freezing point। depression and freezing point को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि freezing point क्या चीज है। तो freezing point किसी लिक्विड के लिए हम लिख सकते हैं the temperature at which vapor pressure of component या substance या liquid, vapor pressure of substance is equal to the vapor pressure of that substance in solid state। यानी एक ही कंपोनेंट का जो सॉलिड स्टेट पे वेपर प्रेशर है और लिक्विड स्टेट पे जो वेपर प्रेशर है, दोनों वेपर प्रेशर जब इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तब उसको हम बोलते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट। हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लेते हैं एक कंपोनेंट है जो कि लिक्विड है तो इसका वेपर प्रेशर कुछ होगा, और दूसरा कंपोनेंट है जो कि सॉलिड फॉर्म में है तो इसका वेपर प्रेशर बहुत ही कम होगा, लेकिन हर सब्सटेंस का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है। तो ये टेम्परेचर है और ये वेपर प्रेशर है। तो अगर हम सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर बहुत तेजी से डाउन होगा। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा, बहुत ही तेजी से डाउन होगा जब हम इसका टेम्परेचर कम करेंगे।
लेकिन जब लिक्विड स्टेट में कोई सब्सटेंस है उसका हम टेम्परेचर डाउन करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डाउन होता है, लेकिन उतने तेजी से नहीं होता है, कुछ इस तरीके से उसका वेपर प्रेशर डाउन होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जिस पर एक लिक्विड स्टेट, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो लिक्विड स्टेट या लिक्विड सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है सॉलिड स्टेट पे वेपर प्रेशर के जब बराबर आ जाता है तब हम उसको कहते हैं कि ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। ये फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सब्सटेंस का है। अब अगर हम उसी लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाते हैं तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाने की वजह से उसका वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा। ये सॉल्यूशन के लिए है, ये प्योर लिक्विड के लिए है। तो सॉल्यूशन का देखिए आप लोग वेपर प्रेशर यहाँ पे कर इक्विलिब्रियम में आया, तो ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आया, यानी इसको हम कहेंगे सॉल्यूशन के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट था सब्सटेंस का वो T0 था, लेकिन सॉल्यूशन जब उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। यानी यहाँ पे अगर हम चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हैं तो हमारे पास ज्यादा वाली चीज में से कम वाली चीज माइनस करिए आप, तो T0 में से क्या माइनस होगा, TS, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने TS में से T0 माइनस किया था, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ T0 में से TS माइनस होगा, जो कि आप लोग ग्राफ में घटता हुआ देख रहे हैं। फिर सेम चीज है कि जो हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होगा। अब मोलैलिटी आप जानते हैं, जितना ज्यादा आप सॉल्यूट मिलाएंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर डाउन होगा, उतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल का अगर हम निशान हटाते हैं तो यहाँ पे हम KF मानते हैं। KF को कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है इसको, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के डेफिनेशन क्या होती है, तो KF की डेफिनेशन बिल्कुल KB की तरीके से देंगे। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इफ द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। यानी किसी सॉल्यूशन की अगर मोलैलिटी 1 हो जाती है तब उसमें जो चेंज होता है फ्रीजिंग पॉइंट में उसके क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर आता है। तो यहाँ पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन हम लिखेंगे, इट इज इक्वल टू द चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इफ द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। यहाँ पे KF की यूनिट की बात करें तो KF को लिख सकते हैं डेल्टा TF अपॉन में m, तो इसकी यूनिट भी हम लोग लिखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर, जैसे कि हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ रखा है। तो आप लोग ये समझ गए कि KF क्या चीज होती है और KB क्या चीज होती है। अभी ओके, तो KB हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं हीलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको हम बोल सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके लिए अगर हम KF कहें या KB कहें, दोनों के लिए ही लिखते हैं चेंज इन टेम्परेचर अपॉन मोलैलिटी। तो यूनिट की बात करें तो दोनों की ही यूनिट आती है डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर या फिर डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम पर मोल। तो दोनों की डेफिनेशन इस तरीके से है। अगर वाटर के लिए बात करें तो वाटर के लिए KB की वैल्यू, वाटर के लिए KF की वैल्यू होती है 1.08 या 1.86, और KB यूनिट हम लिख चुके हैं, और KB की वैल्यू होती है वाटर के लिए 0.52। तो ये KB और KF की वैल्यू है। हमेशा KF की वैल्यू किसी भी लिक्विड के लिए KB से ग्रेटर रहती है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब ये क्यों रहती है, इसके लिए आप लोग फिजिक्स के डेरिवेशन, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होते हैं वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
तो इस कंडीशन के हिसाब से वो है। तो आप लोग ये समझ, बस एक चीज समझाने वाली जो यहाँ पे ये बात है कि अगर हम डेल्टा टी एफ लेते हैं, जो डेल्टा टी एफ है या डेल्टा टीबी है, तो डेल्टा टीबी में हमने देखा कि हमेशा टी एस में से मैंने टी नॉट माइनस किया और टी एफ में मैंने टी नॉट में टी एस माइनस किया। अब यहाँ पे आप लोग को एक समझाने वाला पॉइंट बनता है। एलिवेशन का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ जाना, डिप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज का घट जाना। अब आप इसको एक लॉजिक के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो उस पानी में मैंने थोड़ी सी चीनी, ग्लूकोज, यूरिया यानी कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर दिया। अब वो पानी थोड़ा सा थिक हो गया, उसका वेपर प्रेशर थोड़ा डाउन हो गया। जो पानी 100 पे बॉईल हो रहा था, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था प्योर स्टेट पे, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 106 हो जाएगा। यानी जब हम 105 106 में से 100 माइनस करेंगे तो 5 या 6 जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगी। लेकिन वही लिक्विड है, उसी में हमने उतनी ही चीनी या यूरिया या ग्लूकोज मिलाया है। अब वो थोड़ा थिक होने की वजह से जो वाटर 25 डिग्री से यानी रूम टेम्परेचर से अगर हम उसको फ्रीज करते थे 0 डिग्री पे फ्रीज होता था, अब वो वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज ना होकर 3 डिग्री सेल्सियस पर ही फ्रीज हो रहा है, यानी और जल्दी फ्रीज हो जाएगा वो, क्योंकि इसके पार्टिकल ऑलरेडी पास आ चुके हैं। फ्रीज होने का मतलब क्या है, आपके पार्टिकल बहुत ज्यादा पास आ जाए, क्लोज हो जाए। तो अब आप देखिए जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पहले 0 था, यानी 25 से 0 तक काम करना पड़ता था, वो अब 25 से केवल 3 तक, यानी डिफरेंस यहाँ पे 22 का है, यहाँ पे डिफरेंस 25 का है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे 0 में से आप माइनस क्या करेंगे, टीएस यानी जो सोल्यूशन, और सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो हमेशा कम होगा। यानी सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम 3 है और ये 0 है, तो 0 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आएगी, और यहाँ पे 106 में अगर 100 माइनस करेंगे तो यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जो इस बात को इंडिकेट करती है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये एलिवेशन है, ये नेगेटिव वैल्यू है तो ये